भाषा शिक्षण में, ये आपका भाषा शिक्षण का आज का टॉपिक है। पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व एवं भूमिका। पाठ्यक्रम में भाषा के महत्व एवं भूमिका टॉपिक की आज हम लोग व्याख्या करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम जो शब्द है यह शिक्षा शास्त्र का बड़ा रोचक विषय पाठ्यक्रम कहा जाए तो शिक्षा शास्त्र का बड़ा रोचक विषय है। कुछ समय पहले यानी कि कुछ समय पूर्व तक इस शब्द का बड़ा संकुचित अर्थ लगाया जाता था। कुछ समय पहले इस शब्द का बड़ा संकुचित अर्थ लगाया जाता था। किसका? पाठ्यक्रम का। पाठ्यक्रम का जो है बड़ा संकुचित अर्थ लगाया जाता था, किंतु अब हम पाठ्यक्रम में विद्यालय के पाठ्यक्रम में विद्यालय के समस्त अनुभवों को सम्मिलित कर लेते हैं। अब हम जो है पाठ्यक्रम यानी करिकुलम इसको बोलते हैं, में क्या करते हैं, सभी विद्यालय के अनुभवों को सम्मिलित कर लेते हैं। यानी कि ये इसका क्षेत्र जो है विशाल हो गया है, बड़ा हो गया है। छात्र कक्षा में या कक्षा से बाहर विद्यालय की सीमा के अंतर्गत किसी स्थल पर जो कुछ अनुभव करता है वह सब पाठ्यक्रम है। वह सब पाठ्यक्रम, अनुभव करना यानी सीखना, अधिगम करना। पाठ्यक्रम का एक आवश्यक पक्ष विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन भी है। पाठ्यक्रम का एक आवश्यक पक्ष जो है विभिन्न विषयों का अध्ययन अध्यापन भी है। ज्ञान विज्ञान के अनेक विषय हैं। ज्ञान विज्ञान के जो है अनेक विषय हैं और किसी विषय को छोटा या बड़ा कहना युक्ति संगत नहीं है। सभी विषयों का अपना महत्व होता है। जितने भी विषय हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। हाँ, यह बात आवश्यक है कि कुछ विषयों को हम पहले और कुछ विषयों को बाद में पढ़ते हैं या पढ़ना चाहते हैं, और कुछ विषयों को देश काल की आवश्यकता के अनुसार यानी क्षेत्र विशेष देश काल की आवश्यकता के अनुसार अनिवार्य रूप से और कुछ को वैकल्पिक रूप से पढ़ाना जरूरी होता है या पढ़ाया जाता है या पढ़ना चाहते हैं हम लोग। आजकल साधारण जनता भी इस बात में रुचि लेने लगी है कि पाठ्यक्रम में किसी भाषा को स्थान दिया जाए और किस भाषा को स्थान न दिया जाए। ठीक है, किस भाषा को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए और किस भाषा को न दिया जाए। भारत के संदर्भ में हमारे समक्ष कम से कम 4 भाषाओं के दावे पेश होते हैं। भारत के संदर्भ में पाठ्यक्रम में जो है 4 भाषाओं का दावा पेश होता है। तो वो 4 भाषाएं कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। वो 4 भाषाएं हैं। पहला है आपका मातृभाषा। पहला है मातृभाषा का स्थान मिलना चाहिए पाठ्यक्रम में, इसकी दावा होती है। दूसरा राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। और तीसरा जो है वो है प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। पहला मातृभाषा। एक समय था जब मातृभाषा की भी भारतीय विद्यालयों में कोई पूछ नहीं थी, किंतु अब साधारण बुद्धि रखने वाले व्यक्ति भी इस तथ्य को जान गए हैं कि मातृभाषा का शासन शिक्षा योजना में सर्वोच्च है। मातृभाषा का शासन जो है शिक्षा योजना में सर्वोच्च है और सर्वोच्च हो ही सकता है, उससे जरा भी कम नहीं। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं का पंडित हो, यानी कि जो व्यक्ति अन्य भाषाओं का पंडित तो हो किंतु निज भाषा को जानता ही न हो, उससे स्वदेश की उन्नति की आशा करना व्यर्थ है। वो देशभक्त नहीं हो सकता है, वो अपने स्वदेश यानी अपने देश की उन्नति नहीं कर सकता, उससे कोई आशा नहीं रखी जा सकती है। दूसरा है राष्ट्रभाषा। मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्रभाषा, मातृभाषा के अतिरिक्त जो है राष्ट्रभाषा का भी विशेष महत्व है। संसार के जो देश एक भाषा भाषी हैं वहाँ जनता की मातृभाषा एक ही होती है और राष्ट्रभाषा एक ही होती है। भारत बहुभाषी देश है। भारत जो है बहुभाषा भाषी देश है, सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अतः यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि मातृभाषा ही राष्ट्रभाषा हो। बहुभाषी देश है,
बहुभाषा भाषी। तो यहाँ आवश्यक नहीं है कि हमारी मातृभाषा ही राष्ट्रीय भाषा हो। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है। हिंदी भाषी प्रदेशों में हिंदी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा दोनों है, किंतु अहिंदी प्रदेशों में मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा जो होती है वो भिन्न होती है। अतः समूचे देश की दृष्टि से भारत में दूसरी भाषा राष्ट्रभाषा जो है वो है कौन है? हिंदी, जिसका अध्ययन अनिवार्यतः छात्रों को करना चाहिए, करना पड़ता है। तीसरा है आपका प्राचीन सांस्कृतिक भाषा। प्राचीन सांस्कृतिक भाषा यानी तीसरी भाषा, प्राचीन सांस्कृतिक भाषा है तीसरी नहीं, जिसके पक्ष का समर्थन अनेक व्यक्ति करते हैं। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि ऐसी भाषाएं मानी जाती है। ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि ऐसी भाषाएं मानी जाती हैं, किंतु संस्कृत की स्थिति कुछ भिन्न है। प्राचीन भाषाएं हैं ग्रीक, लैटिन, लेकिन संस्कृत की स्थिति कुछ इनसे भिन्न है। संस्कृत प्राचीन भाषा होते हुए भी मृत नहीं है। संस्कृत प्राचीन भाषा होते हुए भी मृत नहीं है, इसकी परंपरा अभी भी जीवित है। ग्रीक तथा लैटिन भाषाएं यूरोप के सामान्य जीवन से उठ चुकी है, किंतु संस्कृत अभी भी भारतीय हिंदुओं के जीवन में प्रातः से शाम तक कार्यों में उपयोग में आती है। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक भाषाएं मुख्य रूप से संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश हैं, किंतु इससे भी संस्कृत का स्थान अधिक महत्वपूर्ण है। अतः प्राचीन सांस्कृतिक भाषाओं में संस्कृत के अध्ययन अध्यापन की ओर ध्यान देना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। 4 नंबर है आपका विदेशी भाषा। विदेशी भाषा, चौथा भाषा एक विदेशी भाषा होना चाहिए पाठ्यक्रम में, ठीक है। विदेशी भाषाओं में कुछ का महत्व कुछ कारणों से अधिक है, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी और चीनी भाषाएं बड़ी ही समृद्ध भाषाएं हैं। इनमें से अंग्रेजी को वरीयता मिलनी चाहिए, किंतु अन्य भाषाओं को उपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। जिसको यानी कि जो भाषा सीखने की आवश्यकता हो, सीखने का मन हो, वो सीख सकता है। नहीं, केरल एक ऐसा राज्य है जहाँ न हिंदी के प्रति विरोध है न अंग्रेजी के प्रति। स्कूलों में त्रिभाषा सूत्र का कार्यान्वयन वर्षों से होता रहा है केरल में। तो पाठ्यक्रम भाषा का महत्व जो है इसको हम लोग जान लेते हैं। पाठ्यक्रम में भाषा का महत्व, तो इसमें जो है आपका पहला महत्व है भाषा ज्ञान प्राप्ति का मूल साधन है। भाषा ज्ञान प्राप्ति का मूल साधन है। भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति का मूल साधन है। भाषा को ज्ञान प्राप्ति का मूल साधन माना जाता है। संचित ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक भाषा के माध्यम से ही हस्तांतरित किया जाता है, इसलिए इसको ज्ञान प्राप्ति का मूल साधन माना जाता है। दूसरा, भाषा साहित्य लेखन में सहायक होती है। भाषा जो है साहित्य लेखन में सहायक है। भाषा साहित्य लेखन में सहायक होती है। देखिए, भाषा जो है इसका महत्व है दूसरा कि भाषा साहित्य लेखन में सहायक है, होती है। भाषा ही वह साधन है जो साहित्य लेखन में सहायता कर रही है। भाषा कला, संस्कृति, सभ्यता का विकास करने में सहायता प्रदान करती है। तो ये इसका दूसरा हो गया महत्व। 3 नंबर महत्व है भाषा शैक्षिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण है। भाषा शैक्षिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण है।
देखिए भाषा का ये भी एक महत्व है तीसरा कि भाषा शैक्षिक उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भाषा का संबंध बौद्धिक क्षमता से होता है। भाषा का संबंध किससे होता है? बौद्धिक क्षमता से होता है। यदि बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से नहीं कर पाता है तो उसके बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है और उसकी उपलब्धि संतोषजनक नहीं होती है। 4 नंबर है भाषा विचार विनिमय का साधन है। 4 नंबर भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा जो है विचार विनिमय का साधन है। इसके बाद आता है 5 नंबर भाषा दूसरों को प्रभावित करने में उपयोगी। 5 नंबर भाषा दूसरों को प्रभावित करने में उपयोगी है। भाषा दूसरों को प्रभावित करने में उपयोगी, तो ध्यान दीजिएगा कैसे। भाषा दूसरों को प्रभावित करने में भी सहायता करती है। जो व्यक्ति जितना अच्छी तरह प्रिय, मधुर और ओजस्वी भाषा बोलता है वह उतना ही दूसरों को प्रभावित करता है, प्रभावित करने में सफल सक्षम होता है। 6 नंबर भाषा आवश्यकताओं तथा इच्छाओं की संतुष्टि में सहायक है। 6 नंबर में लिखना है कि भाषा क्या है? आवश्यकताओं में इच्छाओं की पुष्टि में सहायक होती है। भाषा व्यक्ति की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायता करती है। भाषा के द्वारा ही व्यक्ति अपने दुख, सुख, इच्छाओं तथा मनोभावों को दूसरों के भली प्रकार से समझा सकता है। 7 नंबर व्यक्तित्व निर्माण में सहायक भाषा है जो व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। कैसे? तो भाषा व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। व्यक्ति अपने विचारों का विनिमय भाषा के माध्यम से कर लेता है। इस प्रकार उसका व्यक्तित्व प्रमुख और जो है मुखर हो जाता है। अब जो है कितनी भाषाएं पढ़ाई जाए पाठ्यक्रम में, माध्यमिक पाठ्यक्रम में भाषा नहीं, तो मातृभाषा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम लोग आगे वीडियो पार्ट में जानेंगे। केरल के कॉलेजों में प्री डिग्री और स्नातक जो होता है स्तर पर दो भाषाएं सीखनी होती है। प्री डिग्री और स्नातक स्तर पे दो भाषाएं सीखनी होती है। अंग्रेजी अनिवार्य भाषा है केरल में। दूसरी भाषा के रूप में मलयालम, हिंदी जैसे भाषाएं सीख सकते हैं, मलयालम या हिंदी। मलयालम अध्यापकों की इस बात पर चिंता लगी रहती है कि मलयालम की अपेक्षा अधिकांश विद्यार्थी हिंदी सीखना पसंद करते हैं। मलयालम को अधिक स्थान दिलाने की भी मांग उठा करती है केरल में। एमए यानी हिंदी, एमए हिंदी की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या भी प्रतिवर्ष बढ़ रही है केरल के राज्यों में भी। ठीक है, केरल के क्षेत्र में हिंदी सीखना पसंद करते हैं और जो है एमए हिंदी की परीक्षा में बैठने वालों यानी कि एमए हिंदी से करने वालों की संख्या में वृद्धि हो रही है दिन पर दिन। हिंदी में पीएचडी करने वाले भी बहुत हैं। अकेले केरल से हिंदी की 5 पत्रिकाएं निकलती हैं। अंग्रेजी माध्यम स्कूल केरल में अनेक हैं। इन स्कूलों में बच्चों को भेजने में अभिभावक एक प्रकार का संतोष पाते हैं। राज्य शासन के क्षेत्र में अंग्रेजी का प्रतिस्थान मलयालम से होता चला आ रहा है। इससे धीरे धीरे प्रगति हो रही है। हिंदी और अंग्रेजी को केरल की जनता अपनी और देश की प्रगति के लिए समान रूप से आवश्यक मानती है। राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार हिंदी काम आएगी उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी काम आएगी। इसलिए हिंदी और अंग्रेजी पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। यही आम धारणा है केरल की। केरल की जनता न हिंदी विरोध के पक्ष में है और न अंग्रेजी विरोध के पक्ष में है। वे कहते हैं कि हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर काम आती है तो अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम आती है। तो ये लेकर हम लोगों को भी चलना चाहिए। नहीं, अंग्रेजी नाम पट्टों और साइन बोर्डों पर कभी
कालिक पोती गई तो कभी अंग्रेजी में तैयार किए गए विधेयक विधानसभा में जला दिए गए। इसका यह मतलब नहीं निकलता कि अंग्रेजी अध्ययन अध्यापन सदा के लिए खत्म करने की इच्छा जनता में है। हाल में ही केरल के कुछ नेताओं और पत्रकारों में जो है हिंदी क्षेत्र के अंग्रेजी विरोध के रूप में आवाज़ उठाई है। केरल विधानसभा के अध्यक्ष श्री वर्कला वी राधाकृष्णन ने केरल हिंदी प्रचार सभा में भाषण देते हुए यह चिंता व्यक्त की कि हिंदी क्षेत्र दक्षिण की भावनाएं समझने यानी कि समझे बिना अंग्रेजी विरोध आंदोलन चलाए तो देश के लिए हितकर नहीं होगा। हिंदी भाषी क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के इंदौर सम्मेलन के अंग्रेजी विरोधी निर्णय के संदर्भ में मलयालम के एक प्रमुख समाचार पत्र मातृभूमि के 28/8/1990 अंक में विख्यात निर्णय के संदर्भ में जो है पत्रकार श्री बीके माधव कुट्टी ने यह विचार व्यक्त किया है कि हिंदीतर भाषा भाषी राज्यों का भी ऐसा संगठन बनने तो क्या होगा। मलयालम के कुछ अन्य समाचार पत्रों ने भी हिंदी क्षेत्र के अंग्रेजी विरोध को देश की एकता के लिए बाधक माना है। इसके पीछे यह आशंका भी है कि केरल के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी के माध्यम से परीक्षा देकर अखिल भारतीय सेवाओं और रोजगार के अन्य क्षेत्रों में प्रवेश पाने में जो आसानी थी वह अब नष्ट हो जाएगी और राष्ट्रीय बैंकों में हिंदी अफसर, हिंदी अनुवाद के पदों पर व हिंदी कई केंद्र सरकारी कार्यालय और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो है हिंदी भाषा का आधार पर नियुक्ति हो रही है और हुई है। उसी से लोगों की इस आशंका को पुष्टि मिलती रही है। भाषा जोड़ने का साधन होती है, भाषा जो होती है जोड़ने का साधन होती है, न कि तोड़ने का। अतः हम लोगों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए।